और उसके बाद फिर अंग्रेजों ने क्या किया, मीर जाफर के बाद मीर कासिम को गद्दी पे बिठाया और कुछ टाइम के बाद फिर मीर कासिम के साथ भी अनबन होती रही और धीरे धीरे मीर कासिम को बैठा दिया और पूरा का पूरा बंगाल किसके हाथ में आ गया, अंग्रेजों के हाथ में आ गया। ठीक है, और ये इतिहास की सबसे बड़ी भूल। और इस तरीके से यहां से अंग्रेजों का बेरोक टोक चक्का स्टार्ट होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो अंग्रेजों ने भारत से बहुत धन लूटा, बहुत सारा धन लूटा और लूट करके लेकर के गए। एक ब्रिटेन की संसद में जब यहां से रॉबर्ट क्लाइव, उनका कार्यकाल खत्म हुआ, दूसरा गवर्नर आ गया, रॉबर्ट क्लाइव जब यहां से चले गए तो ब्रिटेन की संसद में रॉबर्ट क्लाइव से पूछा जाता है कि आप भारत से क्या लेकर के आए। तो रॉबर्ट क्लाइव कहते हैं कि जी यही कुछ सोने चांदी हीरे जवाहरात लेकर के आया हूं भारत से अपने पूरे शासनकाल में, कार्यकाल के दौरान। तो उससे पूछते हैं कितना लेकर के आए भारत से, सोने की चिड़िया जो कहते हैं ना भारत को, कितना लेकर के आए। तो रॉबर्ट क्लाइव कहते हैं जी यही कुछ, मुझे भारत से सोने चांदी को लाने के लिए 900 जहाज को किराए पे हायर करना पड़ा था। 900 जहाज से को हायर करना पड़ा भारत से लाने के लिए, और इतने जहाजों पर लोड करके लेकर के गए कौन, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, और एक जहाज में कितना अट सकता है, 60 से 70 मीट्रिक टन एक जहाज में। एक टन, एक कितना होता है, एक मीट्रिक टन में 1000 किलोग्राम होते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, अपने क्रोध को शांत रखिए। इतिहास क्यों पढ़ते हैं, हमेशा पूछते हैं ना इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं। आज जानो इतिहास क्यों पढ़ते हैं, आज बताऊंगा मैं आपको इतिहास क्यों पढ़ते हैं। और सिर्फ रॉबर्ट क्लाइव ही नहीं, इसके बाद टोटल 84-85 गवर्नर जनरल हुए भारत में। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कर्जन, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी और अंत में लॉर्ड माउंटबेटन, और बीच में और भी हुए, लॉर्ड रिपन वगैरह। ठीक है, और सब ने ट्रांसफर किया यहां से। ठीक है, लूट के ले गए। अभी और बताऊंगा और क्या क्या लूटे हैं, अभी तो शुरू ही किया है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा लूट करके लेकर के गए। और सबसे पहले जो लेकर के गए थे रॉबर्ट क्लाइव, सबसे ज्यादा, हाँ मानता हूं सबसे ज्यादा कौन लेकर के गए, रॉबर्ट क्लाइव लेकर के गए सबसे ज्यादा। बाकी के लोग उतना नहीं ले गए, लेकिन सबसे ज्यादा उनका रहा, पर हर किसी ने तो लूटा ही है। ठीक है, अनुमान लगाया जाता है, अनुमान है, ये राजीव दीक्षित ने कैलकुलेट किया है, तो अनुमान लगाया जाता है कि लगभग 300 लाख करोड़ की संपत्ति वो भारत से लूट करके लेकर के गए। ठीक है, जिसकी आज की वैल्यू पता नहीं कितनी होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से अब भारत में ऐसे नहीं थे, भारत में कुछ और इन्होंने किस चीज का फायदा उठाया, हम एकता में नहीं थे, यूनिटी नहीं थी हमारे अंदर, और बाहर वाले फायदा उठा करके लेके चले गए। तभी कहता हूं आपस में मिलजुल कर रहा करो, लड़ाई झगड़ा मत किया करो। तो इसी तरीके से भारत के एक और राजा हुए, ठीक है, जो मराठा साम्राज्य के राजा थे, जसवंत राय होलकर। ठीक है, जसवंत राय होलकर। ठीक है, और इन्होंने देखा, इन्होंने कहा कि भाई अगर हम मिल के रहे ना तो अंग्रेजों को हम हरा सकते हैं, भगा सकते हैं। ठीक है, इन्होंने कहा अंग्रेजों की संख्या है कितनी, 52,000, मात्र 52,000 अंग्रेज हैं। ठीक है, 565 देसी रजवाड़े हमारे पास, और हम भारतीय कितने, 22 करोड़। 52,000 अंग्रेजों ने 22 करोड़ भारतीयों पर शासन कर लिया। या तो हम ज्यादा बेवकूफ थे या तो वो ज्यादा समझदार थे, है ना। कैसे हुआ, तो इस चीज को जसवंत राय होलकर ने बहुत अच्छे से समझा। उन्होंने कहा कि यार 565 देसी रजवाड़ा ना से कुछ ही राजा अगर मिल जाए तो हम उनको भगा सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने एक टीम बनाया। ठीक है, आपके गेमिंग लैंग्वेज में बोले तो एक स्क्वाड बनाया। ठीक है, 3 राजाओं को मिला करके, मराठा साम्राज्य से थे जसवंत राय होलकर। ठीक है, और सिंधिया साम्राज्य से थे दौलत राव सिंधिया, और पंजाब से थे राजा रणजीत सिंह। इन 3 राजाओं को मिलाकर के उन्होंने एक दल बनाया कि हम कहा कि हम तीनों मिल करके अंग्रेजों पे एक साथ अटैक करेंगे। तीनों ने कहा ठीक है, और ये अपनी सेना लेकर के पहुंच गए। ठीक है, मराठा साम्राज्य से अपनी सेना लेकर के निकले।
युद्ध करने के लिए। और जब निकले तो ये व्यास नदी तक पहुंच गए, और जब व्यास नदी तक पहुंचे तो वहां पर प्लानिंग के मुताबिक सिंधिया साम्राज्य को भी पहुंचना था और पंजाब से राजा रणजीत सिंह को भी पहुंचना था, लेकिन वो तो आए ही नहीं, ये तो अकेले पड़ गए। यहां पर अंग्रेज तेज चल गए, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिंधिया साम्राज्य के जो राजा थे, राजा दौलत राव सिंधिया, उनके साथ एक संधि साइन कर लिया, ठीक है। प्यार से डरा धमका के जैसे भी हुआ एक संधि साइन किया कि भाई देखो, संधि का पहला नियम, मैं तुम पे अटैक नहीं करूंगा, बदले में आप कभी भी मेरे खिलाफ अटैक करने का कोई योजना नहीं बनाओगे, ठीक है। मेरे ऊपर अटैक करने का कोई योजना नहीं बनाओगे। दूसरी बात, आपके राज्य में हमारा एक रेजिडेंट रहेगा, अपना एक बंदा नियुक्त कर देंगे जो आपके राज दरबार में क्या डिसीजन लिया जा रहा है, क्या कर रहे हो, सब चीज़ हमें बताता रहेगा। अगर कुछ भी आपने हमारे खिलाफ सोचा या करने की साजिश भी की तो हम क्या करेंगे, आप पर अटैक कर देंगे, फिर जिम्मेदारी आपकी होगी, ठीक है। और दौलत राव सिंधिया डर गए, ठीक है, और उन्होंने क्या कर दिया, उस पर सिग्नेचर कर दिया। और इसी तरीके से पंजाब के राजा रणजीत सिंह, ठीक है, राजा रणजीत सिंह भी इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दिए। और यही कारण, क्योंकि उनको भनक लग गया था कि भाई इनका मिलके करने वाले, अगर मिलके करते तो एक बार के लिए अंग्रेजों को हटा ही देते, जरूरत ही नहीं पड़ता साइन का, पर कॉन्फिडेंट नहीं था उनको अपने ऊपर। और इस तरीके से जसवंत राय होलकर जब पहुंचे व्यास नदी पे तो अंग्रेजों की सेना से अकेले लड़ना पड़ा, पर किसी तरीके से वो लड़े और युद्ध को जीत करके वो फिर वहां से निकले, भगे, फिर वापस मराठा साम्राज्य में वापस आए, महाराष्ट्र आए। और आने के बाद उन्हें बहुत दुख हुआ कि जब अपने देश की आज़ादी के लिए अपने देश के लोग ही साथ नहीं देंगे तो बाहर वाला तो हम पर आकर के कब्जा करेगा ही ना। जब बाहर वाला आकर के हमें मारेगा, हमारा भाई हमें नहीं बचाएगा, वो कहेगा और मार, वो उसके साथ मिलकर के हमें मारेगा, तो कितना दुख होगा, हर्ट होगा, है ना। तो उन्हें बहुत दुख हुआ, ठीक है। पर जिन्होंने भी गद्दारी की या जिन्होंने भी साथ नहीं दिया उनको भी कुछ खास मिला नहीं, क्योंकि अंग्रेज तो किसी के सगे नहीं हुए ना, ठीक है। जो पंजाब के राजा थे, राजा रणजीत सिंह, थोड़ा सा इनके बारे में जान लो। जब तक ये सत्ता इनके हाथ में थी, जब तक ये जीवित थे, तब तक तो इनका शासन चला, ठीक है। उसके बाद जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनकी वाइफ थी श्रीमती जिंदा कौर, उनको भेज दिया गया बनारस दर दर के ठोकरे खाने के लिए। और इनका बेटा था राजा दिलीप सिंह, उसको लंदन भेज दिया गया, ठीक है। उसे कभी इंडिया आने नहीं दिया गया कि तुम जाओगे दोबारा सत्ता पकड़ लोगे। और फिर चूंकि यहां पर ना वाइफ रही और ना बेटा रहा, पूरा सत्ता किसका हो गया, अंग्रेजों का। और 1848 में पंजाब अंग्रेजों के कब्जे में आ चुका था, पूरा पंजाब का रियासत अंग्रेजों के कब्जे में आ चुका था। तो देखो हिंदी गलती का क्या नतीजा मिला, ठीक है। तो इतिहास की एक और सीख क्या मिली आपको, वफादार रहा करो, ठीक है। टीम के साथ रहो, अपनों के साथ रहोगे तो अपने आपके साथ रहेंगे, और अपनों से अलग हो गए तो बाहर वाला फायदा उठा लेगा। तो इतिहास की एक और सीख है ना, इतिहास पढ़ने का फायदा हो रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद राजा रणजीत सिंह के पास दुनिया का सबसे कीमती खजाना, सबसे कीमती हीरा, कोहिनूर हीरा हुआ करता था। उसको भी अंग्रेज लेकर के चले गए, कहाँ, लंदन, ठीक है। और वो कोहिनूर हीरा अब रानी के ताज में लगता है, ठीक है। और वो कभी हमारा रहा ही नहीं, बेस कीमती था कोहिनूर हीरा, ठीक है। इसका भी एक अपना अलग ही इतिहास रहा है कोहिनूर हीरा का। पहले कभी अफगानों के पास था, फिर युद्ध लड़े, फिर हमारे पास आया, ये भी ट्रैवल करता रहा। इसको बहुत कीमती कहा जाता है। कीमती इसलिए कहते हैं ना क्योंकि कोहिनूर हीरा को आज तक कभी बेचा ही नहीं गया, उसको बार बार एक दूसरे ने युद्ध लड़के एक दूसरे से छीना ही है, जिपता ही है, ठीक है, एक दूसरे से जब्त किया है, तो कभी बिका नहीं, तो उसका कीमत पता नहीं है, ठीक है, अनमोल। पर इसके बारे में एक और कॉन्सेप्ट भी है कि कोहिनूर का हीरा को कई लोग ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा अशुभ था, नशुभ था, जिसके पास भी क्या बर्बाद कर दिया, ठीक है। तो राजा रणजीत सिंह के अफगानों के पास था तो वही हुआ, राजा रणजीत सिंह के पास आए, देखो क्या हाल हुआ, अंग्रेजों के पास गए, बहुत ताकतवर थे, ठीक है, और वर्ल्ड वॉर के बाद आपने देखा कितने कमजोर हो गए,
आज ब्रिटेन की ताकत, आज तो अमेरिका उससे ताकतवर है, चीन भी उससे ज़्यादा ताकतवर है, ठीक है। तो ये हीरा अच्छा है नहीं है? क्या कह रहे हैं, अंगूर नहीं मिला तो खट्टे हैं, है ना। चल आगे बढ़ते हैं। तो हमें अभी तक की कहानी से ये सीख मिला कि संगठन में ही शक्ति है, संगठित रहो, शक्ति मतलब शक्तिशाली रहो और अपने फायदे में रहो। अब इन सभी गलतियों से एक और बंदा था जिसने सीख लिया, ठीक है। वो थे नाना साहब पेशवा। नाना साहब पेशवा, इनके जो पिताजी थे, नाना साहब पेशवा के जो पिताजी थे वो पूना रियासत के राजा हुआ करते थे, पूना के रियासत के, जिसको मराठी में आज पुणे कहते हैं। मराठी में पुणे, वैसे पूना, पूना पुणे दोनों एक ही है, अलग अलग शब्दों का खेल है, ठीक है। तो नाना साहब पेशवा ये बहुत ज्यादा क्या हुए, नाना साहब पेशवा जो कि इस चीज को समझ चुके हैं, क्योंकि उनके पिताजी का भी रियासत अंग्रेजों ने, पिताजी का बहुत बड़ा रियासत था पूना, पुणे का पूरा वो थे, और अंग्रेजों ने छीन लिया और नाना साहब पेशवा को मजबूर कर दिया कि वहां से निर्वासित होने के लिए। और वो कहां चले गए, बिठूर, बिठूर, बिठूर जो कि कानपुर में है, ठीक है। और बिठूर में रहे, पर उन्होंने बिठूर में रह करके अपनी गलतियों से, इतिहास से सीखते हुए एक योजना बनाया। क्या योजना बनाया कि भाई 52,000 अंग्रेज हैं, ठीक है, और 22 करोड़ हम हैं। अगर हम लोग संगठित हो जाएं, एक साथ हो जाएं, तो हम क्या कर सकते हैं, अंग्रेजों को भगा सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके से हम अंग्रेजों से क्या कर सकते हैं, जीत भी सकते हैं, ठीक है। और उन्होंने एक योजना बनाया कि हम सबको एक होना पड़ेगा, ठीक है। और उन्होंने योजना की शुरुआत की 1853 से। 1853 से अलग अलग राजाओं से जाकर के मिलना शुरू किया, अलग अलग देसी रियासत के राजाओं से जाकर के मिलना शुरू किया और कहना शुरू किया कि भाई सब लोग मिल करके अटैक करेंगे ना अंग्रेजों को तो हरा सकते हैं, एक साथ एकदम हल्ला बोल करेंगे, ठीक है, एक साथ मारेंगे, ठीक है। और सभी राजाओं के साथ मिलकर के उन्होंने एक साथ अटैक करने का योजना तैयार किया। अब चूंकि भारत के अंदर ना, अब ऐसा तो है नहीं कि आज के टाइम पे जैसे मोबाइल है, फोन कर दे, हाँ भाई तू भी कर दे, हाँ भाई तू भी कर दे, ठीक है, तो ऐसा तो था नहीं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, अब बताने में भी बहुत टाइम लगेगा, पुराना तरीका था मैसेज पहुंचाने का, वही मैसेंजर जाएगा और अपना मैसेज पहुंचाया जाएगा। तो इन्होंने क्या योजना बनाया कि भाई एक डेट फिक्स कर दिया कि इस डेट पे ना हर कोई अटैक करेंगे। और डेट क्या था, 31 मई 1857, इतिहास की सबसे मशहूर डेट, इसे याद रखना। 31 मई 1857 को सभी लोग सभी जगह पर एक साथ छापा मार करेंगे, कहां पे, अंग्रेजों के किले पे या उसके दफ्तर पे, जहां पे अंग्रेजों पे अटैक करेंगे और पूरे देश से अंग्रेजों का समूल नाश कर दिया जाएगा या तो भगा दिया जाएगा और देश अपना हो जाएगा। तो उन्होंने योजना बनाया और योजना कब से शुरू किया, 1853 से योजना बनाना शुरू किया, ठीक है। और 4 साल बाद का उन्होंने प्लानिंग किया, 54, 55, 56, 57, ठीक है। 4 साल बाद का योजना पहले से किया कि भाई 4 साल बाद सब लोग करेंगे और 4 साल तक इनको सिर्फ प्लानिंग करना है, हर किसी को बताना है कि जाकर के अटैक करना है, कब करना है, 31 मई 1857 में अटैक करना है। और अपने मैसेज को दूसरे तक पहुंचा रहे थे और सभी लोग इसमें इकट्ठा होते जा रहे थे, ठीक है। सब कुछ ठीक चल रहा था, ठीक है, मैसेज को पहुंचाया जा रहा था। अब मैसेज को अलग अलग तरीके से कई जगह पर जैसे फकीर लोग थे वो घूम घूम करके लोगों को बता रहे थे कि भाई सब लोग मिल जाओ, एक साथ हो जाएंगे, एक साथ होकर के अंग्रेजों पर अटैक करेंगे, ठीक है, और हम जीत जाएंगे, ठीक है। कई जगह पर रोटी बांटे जा रहे थे, रोटी के मतलब रोटी को सबको दे दिया जाता था, उसका एक टुकड़ा अगर आप खा लेते तो मतलब कि आप इस टीम का हिस्सा हो, आप बगावत में साथ दोगे, युद्ध में साथ दोगे, ठीक है। और एक टुकड़ा खाने का फिर आप अगले को ट्रांसफर कर दो, ठीक है, तो अगले को ट्रांसफर कर दोगे, ठीक है। उसके बाद फिर वो अगला खाएगा एक टुकड़ा, फिर वो अगले को ट्रांसफर कर देगा, ऐसे करके सब लोग एक एक टुकड़ा खाएंगे। फिर जब रोटी खत्म हो जाएगा और जो आखिरी टुकड़ा खाएगा वो फिर एक नया रोटी बनाएगा, ठीक है, और वो नया रोटी बना करके वो क्या करेगा, फिर वो आगे पास कर देगा और ये चैन चलता रहेगा। इसके अलावा कमल के फूल बांटे जा रहे थे, जो मेन लोग थे उनको कमल का फूल दिया जा रहा था, जो भी इसमें भाग लेंगे उन सबको एक एक कमल का फूल दिया जाता है। और इसी तरीके से कहा गया कि समय के समय आपको संकेत मिलता रहेगा, आपको जब अगला संकेत मिलेगा तब आपको अटैक करना है। और ये अभी आपको नहीं बताया जाएगा, ये सीनियर लोगों को पता है। और जितने भी जो अलग अलग इलाके के जो कोतवाल थे, ठीक है, जो सिपाही के जो हेड हुआ करते थे, उन लोगों को एक एक बांटा गया था। तो इस तरीके से अपने मैसेज पहुंचाते गए। अलग अलग फकीर पे, एक जगह पे फकीर हाथी पे बैठ करके लोगों को अवेयर करता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से इन्होंने अवेयर करना शुरू किया सब जगह और सबको ये बताया जा रहा था कि भाई कब
कब अटैक करना है? 31 मई 1857। कब करना है? 31 मई 1857। कब करना है? 31 मई 1857। इस तरीके से सबसे इन्होंने कह दिया, सबके साथ कन्विंस कर लिया, सब लोग मान गए ठीक है 31 मई 1857 को। एक परफेक्ट प्लान, ठीक है। और शायद ये इतिहास का सबसे पहला, इसको कहा जाता है कि जो आज़ादी की लड़ाई है, और ये कामयाब भी हो जाता, पर इसमें कुछ गलतियां हो गई। क्या हुई? ये भी इतिहास की गलतियां, जानेंगे क्या गलती हुई, ठीक है। तो 31 मई 1857 का डेट रखा गया कि इस दिन सब मिलकर के अटैक करेंगे और पूरे देश को हम क्या कर लेंगे? आज़ाद करा लेंगे। सब कुछ प्लानिंग ठीक ठाक चल रहा था, ठीक है। अब इसके अलावा लोग भी परेशान थे अंग्रेजों से, हर कोई अपना अलग अलग परेशान था। अब अंग्रेजों से ना हर किसी की अलग अलग परेशानी। अब जैसे कि मान लो नवाब थे, ठीक है, तो लखनऊ के नवाब, ठीक है, उनको निष्कासित कर दिया गया। अब उसको ये जो एक अंग्रेजों की एक नीति आई थी, डलहौजी की एक नीति आई थी, हड़प नीति आई थी, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति थी कि भाई जमीनों को ज़्यादा से ज़्यादा हड़प करना। तो उन्होंने कहा कि भाई जिस किसी राजा के पास क्या कहते हैं खुद की औलाद नहीं होगी, यानी अपना कोई वारिस नहीं होगा, तो उसकी संपत्ति भी अंग्रेजों की हो जाएगी। और अगर कोई राजा अयोग्य है तो उसकी संपत्ति भी अंग्रेजों की हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके का इन्होंने कॉन्सेप्ट रखा, दोनों की संपत्ति क्या हो जाएगी? अंग्रेजों की हो जाएगी। अब झांसी की रानी की बात करें तो उनका खुद का बेटा था नहीं, इन्होंने अपने ही खानदान में से, दूर के रिश्तेदार में से एक बच्चे को गोद लिया। तो अंग्रेजों ने कहा कि भाई हम नहीं मान रहे, तो उन्होंने दत्तक पुत्र गोद लिया था। तो अंग्रेजों ने मानने से मना कर दिया, तो झांसी की रानी इसलिए युद्ध लड़ दी थी कि अपने बेटे को हक दिलाना है, ये रियासत भाई मेरे बेटे का होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या कहते हैं, मैंने बताया लखनऊ के जो नवाब थे उनका पूरा संपत्ति जब्त करके निकाल दिया। उनको कहा गया कि आप अयोग्य हो, ठीक है, आप योग्य नहीं हो, ठीक है, तो उनको भी निष्कासित कर दिया गया। उसके बाद क्या कहते हैं, किसानों के साथ जरूरत से ज़्यादा टैक्स कर दिया था। अंग्रेजों की एक नीति आई थी, इस्तेमरारी बंदोबस्त, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो एक बंदोबस्त आया था कि भाई आपका कितना भी उत्पादन हो में मतलब नहीं है, आपको एक फिक्स रेट इतना आपको टैक्स पे करना ही करना है, आपका चाहे उत्पादन हो या ना हो, ठीक है। तो कई जगह जो किसान थे उनको उत्पादन नहीं हुआ, अंग्रेज उन पर टैक्स को थोपे जा रहे हैं कि भाई आपको टैक्स देना है, तो किसान लोग भी भड़के हुए थे। तो देश का हर एक तबका, राजा लोग भड़के हुए हैं अंग्रेजों से, ठीक है, किसान भी भड़क चुके हैं, जनता भी भड़की हुई है, ठीक है। हर किसी का अपना एक पर्सनल रीज़न, हर किसी का अलग है, पर दुश्मन एक है, रीज़न अलग है, ठीक है, पर जो दुश्मन है वो कॉमन है सबका, वो है अंग्रेज, ठीक है। इसके अलावा जो धार्मिक समुदाय, उन्होंने धर्म में बहुत सारे चेंज करवाए थे, धार्मिक कुरीतियों को खत्म करने का कोशिश कर, बहुत सारे कानून लेकर के आए थे कि विधवा पुनर्विवाह खत्म कर दिया उन्होंने, ठीक है, कि विधवा पुनर्विवाह होगा, सती प्रथा को खत्म कर दिया। तो चलो कुछ चीज़ें तो अच्छा ही किया था, पर उस समय के लोगों को बुरा लगता था कि भाई आप हमारे धर्म में इंटरफेयर क्यों कर रहे हो, ठीक है। तो वो लोग भी गिल से हुए थे उनसे, ठीक है। इसके अलावा और भी वो लोग थे जिन लोगों को युद्ध करने के लिए अंग्रेज लोग कई बार बाहर भेजते थे। तो हमारे हिंदू धर्म में ना एक कॉन्सेप्ट था कि अगर कोई व्यक्ति 7 समुद्र को पार करता है तो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाता है, धर्मनाशी कहते हैं उसको, ठीक है। अगर आपने 7 समुद्र पार किया तो आपका धर्म भ्रष्ट हो गया। तो जब वो आते थे तो उनको पनिश किया जाता था। पनिशमेंट ये होता था कि भाई आपका हुक्का पानी बंद, आप गाँव से जात बिरादरी से बाहर निकाल देते थे। तो हमारे देश में किसी को जान से मार देना छोटा मोटा सजा है, जात बिरादरी से बाहर निकाल देना, शर्मिंदा करना बहुत बड़ा इसको मतलब माना जाता था बुरा। तो एक ये चीज़ भी था, अंग्रेज लोग लेके जाते थे युद्ध लड़ने के लिए बार बार, तो उस पर भी मतलब उनके धर्म पे वो हो रहा था, तो धर्म को लेकर के भी था। ऊपर से कई सारे अफवाहें फैले हुई थी। अफवाह ये था कि अंग्रेज लोग सबको क्रिश्चियन बनाने पे तुले हुए हैं, सबको अपना धर्म मतलब यहूदी धर्म थोप रहे हैं, और सबको यहूदी बनाने के लिए आटे में सूअर और गाय के हड्डियों का चूरा मिलाया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके की अफवाहें फैलती जा रही थी। अब इससे भी लोग देख रहे हैं कि ये अंग्रेज तो भाई पूरा धर्म का नाश करके छोड़ेंगे, ठीक है। अब उसी में क्या हुआ, चर्बी वाला कारतूस आ गया। चर्बी वाला कारतूस क्या हुआ कि चर्बी वाले कारतूस में क्या हुआ कि एक ब्राह्मण था, ठीक है, और उसको ये कहानी मतलब जो ये स्टोरी है इसकी पूरी श्योरिटी नहीं है। बाद में जब 1857 का विद्रोह जब कंप्लीट हो गया तो अंग्रेजों ने जांच पड़ताल किया कि भाई क्या मैटर क्या था, क्यों हुआ लड़ाई। तो जब जांच पड़ताल किया तो पता चला कि ये बात था। तो इसको लगभग में लेकर चलते हैं कि भाई एक ब्राह्मण था और ब्राह्मण से एक छोटी जाति के व्यक्ति ने कहा कि भाई मुझे पानी पिला दो। तो कह रहा कि भाई तेरे को पानी पिलाऊंगा तो मेरा लोटा जो है वो नष्ट हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। तो कह रहा तुम किस पवित्रता की बात कर रहे हो, जिस लोटे से तुम पानी पिलाने के लिए पवित्र हो रहे हो, अब तो चलो अपवित्र हो गए, लेकिन जो तुम गाय और सूअर की चर्बी से बने हुए जो कारतूस है, ठीक है, उसको दांत से जब छीलोगे तब तुम्हारा धर्म भ्रष्ट नहीं होगा। तो उसने कहा क्या बात कर रहा है, कह रहा हाँ बिल्कुल सही करो, कह रहा सच बता, कह रहा हाँ, कह रहा दिखा मेरे को, कह रहा चल मैं दिखाता हूँ। उसने ले जा करके दिखा दिया जहाँ पे चर्बी वाले कारतूस बनते थे। एक नया गन आया था जिस गन का नाम था एनफील्ड गन, ठीक है। उस गन के लिए जो कारतूस का इस्तेमाल किया जाता था, जो कारतूस
थोड़ा बेहतर था। बाकी के कारतूस में कई बार होता था कि मैदा जाते थे, मतलब ठीक है मॉइस्चर्स वगैरह आ जाते, तो ये इससे क्या था अच्छे तरीके से सील होता था, तो गाय और सूअर का चर्बी का इस्तेमाल करने से, और सस्ता भी पड़ता था, तो अंग्रेजों ने इसका इस्तेमाल किया था। तो उसको चलाने से पहले ना उसको छीलना पड़ता था, और हाथ से छील नहीं सकते, दांत से भी पड़ेगा, ये छीलना पड़ेगा। तो जब आप दांत से छीलोगे तो जाहिर सी बात है गाय और सूअर का चर्बी दोनों आपको मुंह में जाएगा। गाय जो है वो हिंदू व्यक्ति के लिए खाना बहुत ज़्यादा बुरा माना जाता है, धर्मभ्रष्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो गाय हमारे लिए, क्योंकि गाय को हम माँ मानते हैं, गौ माँ, ठीक है, गौरक्षा की कस्में खाते हैं, और ब्राह्मण के लिए गाय तो जो पशुधन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। और आज से नहीं, वैदिक काल से गाय हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। क्यों इंपॉर्टेंट रहा है कि अगर हम गायों की बात करें वैदिक काल के टाइम से, तो लोग वैदिक काल में लोग पैसा वैसा जमा नहीं करते थे, गाय जो होता था पशुधन ही इंपॉर्टेंट था। गाय, वो युद्ध करते थे गायों के लिए, जिसके पास जितना ज़्यादा गाय वो उतना ज़्यादा अमीर माना जाता था। जैसे आज के टाइम पे जिसका जितना कैश हो, बैंक बैलेंस हो, वो अमीर होता है, पहले के टाइम पे गाय ही सब कुछ था। तो गौधन को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। समय के साथ साथ समाज में बदलाव आया, लेकिन गाय वाला कॉन्सेप्ट ना वो रहा, ठीक है। तो गाय को लेकर के एक अलग ही सेंटिमेंट था उनका गाय के साथ। और मुस्लिमों में बात करें तो मुस्लिमों में सूअर का नाम लेना हराम माना जाता है, उसको देखना तक भी हराम माना जाता है, ठीक है। और उसका अगर मांस आपके मुंह में चला गया, सोचो कितना बड़ा पाप हो गया, ठीक है। तो उनके लिए तो ब्लंडर मिस्टेक है। तो कहने का मतलब क्या कि जो हिंदू धर्म के लोग थे वो तो भड़के ही, मुस्लिम भी भड़के। अब इससे क्या हुआ, हिंदू मुस्लिम एक हो गए, ठीक है। अब हिंदू मुस्लिम एक साथ आ गए, और ये जो चर्बी वाला था धीरे धीरे करके फैलता चला गया। क्या हुआ, बैटरी खत्म है, ठीक है। तो क्या हुआ कि हिंदू मुस्लिम जो है वो एक साथ रहे, ठीक है, दोनों एक साथ आ गए। अब क्या हुआ कि दोनों ने सोचा कि चलो मिल करके विद्रोह करेंगे, सब कुछ चल रहा है ठीक ठाक। अब इससे दोनों के दोनों भड़के हुए हैं, और ऊपर से गांव के लोग भी भड़के हुए हैं, सब कुछ चल रहा है। अब ऐसे में भारत के एक बहुत फेमस सैनिक हैं, मंगल पांडे नाम है इनका, ठीक है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक थे, ठीक है, जवान थे, ठीक है, यंग थे, और यंग ब्लड, काफ़ी ज़्यादा जोशीले सैनिक थे वो। और उन्होंने क्या किया, ये थोड़ी सी गलती हो गई यहाँ पे हम कहेंगे, उन्होंने क्या किया, उनको जब पता चला कि गाय और सूअर का चर्बी वाला कारतूस से छिलना पड़ रहा है, तो उनका धर्म भ्रष्ट हो गया, उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगा, जो ब्राह्मण जाति के थे वो, ठीक है। और उन्होंने सोचा कि भाई इससे तो हमारा पूरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, और उन्होंने क्या किया कि बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, बेचैन हो उठे थे, क्योंकि धर्म पूरा भ्रष्ट हो गया यार। और उन्होंने उस चर्बी वाले कारतूस को यूज़ भी किया था, ठीक है। तो मंगल पांडे ने क्या किया, 29 मार्च 1857 को, ठीक है, डेट क्या तय हुआ था, 31 मई 1857, ठीक है। और अभी मार्च का महीना चल रहा है, ठीक है, 31 मई को होना है, और अभी 29 मार्च का दिन, 29 मार्च है, बहुत पहले ही। अभी अप्रैल आना बाकी है, फिर मई आएगा, और मई के वो भी एंड में 31, ठीक है। और अभी मार्च में क्या किया, 29 मार्च 1857 में वो परेड ग्राउंड में थे, ठीक है। और परेड ग्राउंड में परेड हो रहा था, और वो पहुंचे उस वक्त मेजर ह्यूसन, ठीक है, मेजर ह्यूसन थे। और मेजर ह्यूसन से पूछा उन्होंने कि आपने जो हमें जो एनफील्ड गन दिया है, और जिसके अंदर जो कारतूस हम इस्तेमाल करते हैं, वो कारतूस क्या गाय और सूअर के चर्बी से बना हुआ है? मेजर ह्यूसन ने कुछ नहीं कहा। फिर मंगल पांडे ने दोबारा पूछा कि क्या वो कारतूस गाय और सूअर के चर्बी से बना हुआ है? मेजर ह्यूसन ने कुछ नहीं कहा। तीसरी बार मेजर ह्यूसन से पूछा, जैसे रिस्पांस मिला, मंगल पांडे ने एक गोली मार दी मेजर ह्यूसन को, ठाए, ठीक है। और जैसे ही मेजर ह्यूसन को एक गोली मारा, उधर से कर्नल वाघ जो थे वो दौड़े आए, दूसरी गोली उसने मार दिया कर्नल वाघ को मार दिया मंगल पांडे ने। और तीसरा एक और अंग्रेज का सैनिक दौड़ा गया, तो जो गन के आगे जो चाकू सा लगा होता है वो तीसरे को मार दिया, 3 को वहीं ढेर कर दिया, ठीक है। और जब 3 को ढेर कर दिया तो मंगल पांडे ने कहा कि भाई अब वक्त आ चुका है, अगर मैं 3 को मार सकता हूं तो तुम नहीं मार सकते क्या? एक तो तुम भी मार ही सकते हो, ठीक है। अब वक्त आ चुका है विद्रोह करने का। जो बाकी के सैनिक थे वो असमंजस में थे कि भाई क्या करना है, 31 मई या 29 मार्च, वो जो ऊपर से ऑर्डर आया उस ऑर्डर को फॉलो करें कि ये जो नया वाला कॉन्सेप्ट है इसको लेकर के चले। तो काफ़ी ज़्यादा असमंजस में थे, डिसीजन ले नहीं पा रहे थे, ठीक है। और इतने में फिर अंग्रेजों के मतलब ये विद्रोह करने के लिए तैयार थे, लेकिन अंग्रेजों की जो टुकड़ी थी वो आई, ठीक है। मंगल पांडे ने सोचा कि भाई अंग्रेजों के हाथ ना आए, खुद को गोली मार ली, लेकिन गोली शोल्डर्स को छू करके निकल गई, मरे नहीं वो, पकड़ेगा जिंदा।
बाद में उनके ऊपर कार्रवाई हुआ, उनका कोर्ट मार्शल कर दिया गया और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी पर चढ़ा दिया गया। ठीक है, कोई बात नहीं। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी पर चढ़ा दिया गया और जब मंगल पांडे को फांसी पर चढ़ा दिया गया उसके बाद सेना का जो उनके साथी थे उनका गुस्सा उबला। ठीक है, कि भाई आज इसको चढ़ाया, कल किसी और कोई, इसकी पहले सुन लिए होते। तो जब 8 अप्रैल को चढ़ा दिया गया, मार्च के बाद अप्रैल के महीने में चढ़ा दिया गया। काश थोड़ा सा लेट चलाते अंग्रेज तो थोड़ा सा मौका मिल जाता, पर 8 अप्रैल को चढ़ा दिया, तुरंत में कार्रवाई हुई और इसकी सजा दे दी गई। मंगल पांडे को फांसी पे मार दिया गया और जैसे फांसी पे लटकाया गया सैनिकों का गुस्सा बढ़ गया और सैनिकों ने 10 मई को मेरठ में विद्रोह कर दिया और अंग्रेजों को चुन चुन के मारना शुरू कर दिया। 10 मई मेरठ में जब विद्रोह हुआ, ठीक है, और 10 मई को विद्रोह करने के बाद सारे अंग्रेजों को मार दिया और मार करके वहां से सुबह सुबह एकदम मतलब कि अर्ली मॉर्निंग एकदम मतलब निकल गए, एकदम पूरे सैनिक निकले मेरठ से दिल्ली के लिए। बगल में मेरठ है, बगल में दिल्ली है, आसपास में ज़्यादा वक्त लगेगा नहीं। घोड़े पे सवार हो एकदम तुरंत तुरंत दिल्ली पहुंचे। जैसा कि मैंने आपको बताया दिल्ली के गेट बंद रहते थे, दिल्ली गेट पे पहुंचे। ठीक है, वहाँ पर सुबह सुबह गेट को पीटना स्टार्ट किया, गेट खोलो गेट खोलो। ठीक है, और 12 मई को मतलब वो दिल्ली पहुँच चुके थे। 10 मई को तो विद्रोह कर दिया। ठीक है, 10 मई 11 मई को विद्रोह चला। ठीक है, 11 मई तक विद्रोह चला और 12 को वो दिल्ली पहुँच गए, 12 की अर्ली मॉर्निंग 12 को। ठीक है, तो वो जब दिल्ली पहुंचे 12 को मतलब कि दिल्ली में विद्रोह हो गया था। ठीक है, पहुंचे थोड़ा पहले ही थे लेकिन विद्रोह 12 को दिल्ली में हो गया था। तो जब वो दिल्ली पहुंचे वहां पे विद्रोह करने के बाद तो दिल्ली में सुबह सुबह गेट नॉक करना स्टार्ट कर दिया। सुबह सुबह बहादुर शाह जफर जो थे उस वक्त रोजे का टाइम चल रहा था और सुबह सुबह क्या सरगी करते हैं, मतलब रोजा करने से पहले ना पहले थोड़ा सा पहले खा लिया जाता है, सूर्योदय से पहले ही थोड़ा सा उठ के खा लेते हैं ताकि दिन भर थोड़ा सा रहे। हमारे हिंदू धर्म में भी होता है, जैसे करवा चौथ का व्रत वगैरह अगर स्त्रियाँ रखती हैं तो उससे पहले सुबह से उठ करके सरगी करती, खा लेती हैं और उसके बाद फिर व्रत करती हैं। तो ऐसा होता है, तो वो सरगी करके उठे ही थे। ठीक है, और सुबह दिल्ली पे एकदम हो हंगामा हो रहा है बाहर दरवाजे पे। फिर सैनिकों ने गेट खोला, पहुंचे। ठीक है, उन्होंने फिर आकर के बहादुर शाह जफर को बताया कि भाई हम लोग आ चुके हैं, हम लोगों ने विद्रोह कर दिया है और आप भी आ जाइए। अब बहादुर शाह जफर जो थे वो असमंजस में कि भाई क्या करना है। उन्होंने देखा कि सिपाही को ज़्यादा ही जोश में, आक्रामक है। ठीक है, अब दबाव में ही सही, मजबूरी में ही सही नेता बनने को स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि बहादुर शाह जफर के साथ भी ना कुछ ऐसा ही हुआ था। क्या हुआ था, बहादुर शाह जफर के जो पिताजी थे उनको अंग्रेजों ने क्या किया कि भाई उनका भी पूरा रियासत ले लिया। ठीक है, और रियासत लेने के बाद कहा कि भाई हम आपका क्या करते हैं सैलरी मतलब कि दे देते हैं और इस तरीके से पूरा का पूरा ले लिया। बहादुर शाह जफर के टाइम पे पेंशन मिला करता था पिताजी को। पिताजी ने कहा कई बार कि पेंशन बढ़ाओ, नहीं बढ़ाया। बहादुर शाह जफर के पास भी पेंशन के लिए इन्होंने भी कहा कि भाई पेंशन बढ़ाओ, तो अंग्रेजों ने कहा कि हम पेंशन बढ़ाएंगे लेकिन आप अपनी थोड़ी सी और अधिकार हमें दे दीजिए, दिल्ली भी हमें दे दीजिए। तो बहादुर शाह जफर ने देखा कि भाई सब कुछ तो तुम छीन ही चुके हो, अब दिल्ली भी दे दोगे तो ये बेवकूफ़ी तो मैं करूँगा नहीं, तो नहीं माने। तो अंग्रेजों ने उनका पेंशन भी बंद कर दिया था और जो मुहर लगा करता था दिल्ली के करेंसी वगैरह जो चलते थे, जो बहादुर शाह जफर के मुहर से चलता था, वो मुहर पे उसका नाम हटा दिया, बहादुर शाह जफर का अलग बेइज्जती। ठीक है, तो बहादुर शाह जफर भी थोड़े से नाराज थे। ठीक है, धीरे धीरे तो उनका सब कुछ छीना जा रहा था, अंग्रेज लोग तो और ज़्यादा उनको परेशान करने लग गए थे। तो बहादुर शाह जफर ने देखा कि एक तो दबाव भी था, दूसरा उनको भी चाहिए था, मौका मिल गया और वो स्वीकार कर लिया उन्होंने। तो दिल्ली से इस पूरे आंदोलन को लीड करने के लिए कौन तैयार हुए, बहादुर शाह जफर द्वितीय। अब ये दिल्ली में शुरू हुआ। 13 मई को दिल्ली के आस पड़ोस के इलाके में विद्रोह शुरू हो चुका था। ठीक है, और बहादुर शाह जफर ने कमांड संभाला, उन्होंने जगह जगह पे लेटर वगैरह भिजवाए, सबको बोला कि भाई अब वक्त आ चुका, अटैक करेंगे। होना कब था ये, 31 मई को, और ये 13 मई तक यहाँ पे हुआ। ठीक है, अब इसमें फिर अलग अलग राजा सबने अलग अलग टाइम पे अटैक किया। अब अंग्रेजों को ना काफ़ी टाइम मिल गया इन विद्रोह को कुचलने के लिए, क्योंकि सब अगर एक साथ आते ना, एक साथ टूट पड़ते तो अंग्रेजों को फायदा मिलता, मतलब अंग्रेजों को फायदा कर रहा हूँ, मतलब कि भारतीयों को फायदा मिलता, लेकिन अंग्रेजों को इस चीज़ का फायदा मिल गया कि सबने अलग अलग टाइम पे अटैक किया। बहादुर शाह जफर अलग टाइम पे अटैक कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बाकी के राजाओं को मैसेज गया, जब तक घुड़सवार पे लेकर के पहुंचा तब तक टाइम लगता है पहुंचने में। ठीक है, अगले को मैसेज मिला, फिर अगले को मैसेज मिला, सबने एक एक करके विद्रोह किया और अंग्रेजों को काफ़ी टाइम मिल गया कि विद्रोह को कुचलने के लिए। इन लोगों ने जो टेलीग्राम का जो लाइन था जिससे अंग्रेजों को मैसेज वगैरह पहुंचा उसको कट कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, रानी झांसी की रानी उन्होंने भी अलग टाइम पे किया। बिहार से थे राजा कुंवर सिंह, तात्या टोपे। ठीक है, तो
इस तरीके से टोटल जितने भी राजा लोग थे उन लोगों ने अलग अलग टाइम पे अटैक किया, अंग्रेजों को पर्याप्त समय मिल गया इस विद्रोह को कुचलने में, ठीक है, और वो कामयाब रहे जब तक और भी फौजों ने उन्होंने वहाँ से मंगा लिया। अगर यही सब के सब एक ही साथ 31 मई को करते, चुपचाप रहते, इकट्ठा कर देते ना, धप्पा कर देते अचानक से, तो हम जीत सकते थे। पर इससे अंग्रेजों को काफ़ी मौका मिल गया तैयारी करने का और उसका उन्हें फ़ायदा मिल गया। और एक और गलती हुई कि भारत के लगभग 20 राजाओं ने, 20 देसी राजाओं ने अंग्रेजों को मदद कर दिया, भारतीय राजाओं ने। और उसको अंग्रेजों ने क्या ऑफर किया, अंग्रेजों ने क्या ऑफर किया कि भाई आप हमारा मदद करें इस विद्रोह को कुचलने में, बदले में जो बाकियों की जो रियासत है वो छीन करके हम आपको दे देंगे, ठीक है, आपको इतने पैसे मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। वो लालच में भी आ गए और अपनों ने ही अपनों का धोखा दिया, ठीक है। तो अपने ही होते हैं जो अपनों को हरा सकते हैं, ठीक है। रावण को भी अगर विभीषण नहीं आया होता ना तो रावण भी नहीं मरता, है ना। तो अपनों से ज़्यादा खतरनाक कोई नहीं हो सकता, इसलिए अपनों को कभी नाराज़ नहीं करना चाहिए, साथ में लेके चलना चाहिए। एक और सीख, ठीक है। तो 20 राजाओं ने मदद कर दिया और यही कारण था कि 1857 का विद्रोह असफल हो गया। एक बहुत फेमस क्वेश्चन आता है काफ़ी, इसमें ना देखो इस चैप्टर में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि 1857 का विद्रोह जो है वो असफल क्यों रहा। तो एक रीज़न तो यही था कि जो डेट मुकर्रर की गई, सबने संगठन की बात नहीं मानी और सबने अलग अलग टाइम पर अटैक किया, अंग्रेजों को पर्याप्त समय मिल गया विद्रोह को कुचलने के लिए। दूसरा, भारतीय जो राजा लोग थे उन लोगों ने भी मदद कर दिया। तीसरा, हर कोई अपने पर्सनल रीजन के लिए लड़ रहे थे, ठीक है। बहादुर शाह जफर अपने दिल्ली की रियासत के लिए लड़ रहे थे, झांसी की रानी इसलिए लड़ रही थी कि उसके बच्चों को उसका हक मिल जाए, ठीक है। किसान लोग जो थे मेरठ में, वो लोग छावनी में पहुंच के किसानों के ऊपर जरूरत से ज़्यादा कर लग गया था, तो किसान लोग बोले कि भाई सुसाइड करने से अच्छा है मार के मरेंगे। तो वो लोग पहुँच गए कहाँ पे, अंग्रेजों की टुकड़ी में, और सॉरी अंग्रेजों की टुकड़ी में कह रहा हूँ, वो लोग पहुँच गए मेरठ छावनी में। जो अंग्रेजों के जो सैनिक हैं जो विद्रोह कर रहे थे, उन सैनिकों की टुकड़ी में पहुँच गए कि भाई हमें भी साथ ले लो, हमें हथियार चलाना सिखाओ, हम भी विद्रोह करेंगे, ठीक है। तो वो लोग आए, उनका अपना अलग रीज़न था। तो हर कोई अपने अलग अलग मकसद से लड़ रहे थे, ठीक है, एक रीज़न ये था। दूसरा, सेम टाइम पे अटैक नहीं किया इन्होंने, अलग अलग टाइम पे अटैक किया, यूनिटी नहीं थी इनके अंदर, ठीक है। और तीसरा क्या कारण था कि अंग्रेजों को पर्याप्त समय मिल गया विद्रोह को कुचलने के लिए, ठीक है। तो इन कारणों से 1857 का विद्रोह वो हो गया। हमें आज़ादी उसी वक्त मिल जाती और इसके कारण क्या हुआ, आज़ादी 90 साल और इंतजार करना पड़ा और 1947 में मतलब हमें जाकर के आज़ादी मिली, ठीक है। तो लगभग 90 साल हमें क्या करना पड़ा, वेट करना पड़ गया, ठीक है, नहीं तो आज़ाद हम तभी हो जाते हैं। तो ये इतिहास की सबसे बड़ी गलती, ठीक है। कुछ गलतियां मैं आपको बाद में अगर क्लास लेता हूं तो मैं बताऊंगा, वो बात की बात है। आज के लिए इतना काफ़ी है।